भारत की सरजमीन पर कई बड़े आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के बाद एक शख्स सिर्फ भारत की खुफिया एजेंसियों की नजरों से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से ही अचानक गायब हो गया था। हालांकि भारत से फरार होने के कुछ दिनों बाद ही खुफिया एजेंसियों के पास एक दिन अचानक से उसकी मौत की खबर पहुंचती है। लेकिन दिल्ली में बैठा एक शख्स ऐसा था जिसे आज भी जासूसी की दुनिया का चाणक्य कहा जाता है। वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि भारत को इतने जख्म देने के बाद वो आदमी इतनी आसानी से और अचानक से मर सकता है। और उसकी ये बात पूरे 15 साल बाद तब सच साबित हुई जब एक दिन भारतीय खुफिया एजेंसियों को उस आदमी के जिंदा होने का सिर्फ एक बाल जितना सा सबूत मिलता है। बस इतना सा सबूत मिलने की देरी थी और जासूसी की दुनिया का चाणक्य कहा जाने वाला वो शख्स उस आदमी को जिंदा खंगालने में दिन रात एक कर देता है। और आज की हमारी ये 2D एनिमेशन वाली वीडियो उसी सारे घटनाक्रम के ऊपर है, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे पूरे 15 साल बाद भारत के एक दुश्मन को ठिकाने लगाया गया। दरअसल साल 2023 की शुरुआत में यूरोप के एक छोटे लेकिन बेहद व्यस्त शहर के पासपोर्ट विभाग में काम करने वाला एक जूनियर अधिकारी अपने सिस्टम पर पुराने डेटा की सफाई कर रहा था। ये एक बेहद उबाऊ काम था क्योंकि उसे उन फाइलों को डिलीट करना था जो 10 साल से ज्यादा पुरानी थी। लेकिन तभी उसकी स्क्रीन पर एक नाम चमका, ऐसा नाम जो सिस्टम के हिसाब से 8 साल पहले मर चुका था। रिकॉर्ड कह रहा था कि उस व्यक्ति की मौत 2015 में हो चुकी है, उसका डेथ सर्टिफिकेट जमा है और उसका पासपोर्ट कैंसिल हो चुका है। हालांकि उसी नाम से कुछ दिन पहले ही एक नया पासपोर्ट जारी हुआ था और वह भी एक अलग देश की नागरिकता के आधार पर। ये चीज देखकर उस अधिकारी ने पहले तो इसे सॉफ्टवेयर की गलती समझी, मगर जब उसने फाइल खोली तो उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ही रुक गईं क्योंकि फोटो और नाम वही था लेकिन आंखें वही पुरानी थीं। आमतौर पर ऐसे कंफ्यूजन्स लोकल स्तर पर सुलझ जाते हैं, लेकिन इस बार फाइल सीधा इंटरपोल नोटिफिकेशन से जुड़ी थी क्योंकि उस नाम पर एक पुराना नॉन पब्लिक सिक्योरिटी फ्लैग लगा हुआ था जो आम अधिकारियों को दिखाई नहीं देता। सिस्टम ने चुपचाप एक ऑटोमेटिक अलर्ट जनरेट किया और वह अलर्ट एक ऐसे सर्वर पर पहुंचा जो हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में था। साउथ ब्लॉक की एक इमारत के अंदर, जहां ना खिड़कियों से बाहर की आवाज आती है और ना ही अंदर की बाहर जाती है। इंडियन इंटेलिजेंस को पहली नजर में यह एक मामूली डेटा एरर लग सकता था, पर इंटेलिजेंस की दुनिया में कोइंसिडेंस बहुत कम होते हैं और इस वाले अलर्ट के साथ तो एक पुराना कोड भी जुड़ा था, आर्किटेक्ट। लेकिन यह उस आदमी का असली नाम नहीं था बल्कि एक कोड नेम था जो 15 साल पहले इंडियन इंटेलिजेंस द्वारा ही उसे दिया गया था, जिसको वो पिछले 15 सालों से तलाश कर रही थी। लेकिन उसे ये आर्किटेक्ट कोड नेम ही क्यों दिया गया था, इसके बारे में आपको थोड़ी ही देर में इस वीडियो में पता चल जाएगा। दरअसल 15 साल पहले भी उसके पासपोर्ट अलग थे, पहचान अलग थी और चेहरा भी शायद थोड़ा अलग था, लेकिन पैटर्न वही था। और इंटेलिजेंस की दुनिया में पैटर्न कभी झूठ नहीं बोलते। ऐसे में जब दिल्ली में बैठे इंडियन इंटेलिजेंस के एक अधिकारी ने अपने सिस्टम पर वह फाइल खोली तो धीरे धीरे एक पुरानी कहानी फिर से सामने आने लगी। यह कहानी किसी सड़क पर चली गोली से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि यह कहानी एक शहर के नक्शे पर खींची गई रेखाओं से शुरू हुई थी। और कहीं ना कहीं सिर्फ उन रेखाओं की वजह से ही लगभग 15 साल पहले भारत ने एक ऐसा आतंकी हमला झेला था जिसने सिर्फ इमारतों को नहीं जलाया था, बल्कि भारत के लोगों का जो अपनी खुफिया एजेंसियों के ऊपर भरोसा था, उस भरोसे को भी जला दिया था। हालांकि उस आतंकी हमले के हमलावरों के चेहरे तो दुनिया ने देखे थे क्योंकि टीवी कैमरे वहां मौजूद थे, लेकिन उस हमले की योजना किसने बनाई, किसने रूट फिक्स किए और किसने पैसों का इंतजाम किया, उस शख्स का चेहरा कभी भी बाहरी दुनिया के सामने नहीं आया था। और उसी शख्स को रॉ की फाइलों में आर्किटेक्ट का नाम दिया गया था। हालांकि साल दर साल खबरें बदलती रहीं, सरकारें बदलती रहीं, लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस ने उस फाइल पर धूल नहीं जमने दी। और फिर 2014 के आते आते जब राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति का स्वर बदलने लगा, तब कई पुरानी फाइलें दोबारा खोली गईं, क्योंकि 2014 के बाद एक सोच उभर रही थी। अगर कोई भारत के खिलाफ नेटवर्क खड़ा करता है तो उसे यह भरोसा नहीं होना चाहिए कि वक्त उसे बचा लेगा। और इस सोच को पैदा करने वाले थे भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल।
डोभाल का दृष्टिकोण सीधा था, लेकिन सरल नहीं। उनका मानना था कि आतंकवाद सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक संरचना है, और संरचना को गिराने के लिए उसके स्तंभ पहचानने पड़ते हैं, जिनके बलबूते पर वो संरचना खड़ी हुई है। हालांकि आर्किटेक्ट वर्षों से रडार से बाहर था, लेकिन उसके पुराने कॉन्टैक्ट्स, उसके फंडिंग चैनल और उसके डिजिटल सिग्नेचर समय समय पर कहीं ना कहीं उभरते रहे। हालांकि हर बार इन्वेस्टिगेशन हुई, पर हर बार ही सुराग अधूरा निकला, मगर फाइल बंद नहीं हुई। ऐसे में अब 2023 में जब एक मृत व्यक्ति के नाम पर नया पासपोर्ट जारी हुआ, तो यह सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, बल्कि ये उस कहानी का नया चैप्टर था जिसे भले ही दुनिया भूल चुकी थी, लेकिन दिल्ली में बैठा एक शख्स ऐसा था जो उसे कभी नहीं भूल सकता था। ऐसे में पुराने डेटा को नए रिकॉर्ड से जोड़ा गया, चेहरों की बायोमेट्रिक तुलना की गई, ट्रैवल पैटर्न खंगाले गए और धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। वह आदमी जिसने अपनी मौत का सर्टिफिकेट बनवाया था, वह जिंदा था। शायद उसने यह मान लिया था कि 15 साल बहुत होते हैं किसी देश की याददाश्त मिटाने के लिए, लेकिन इस मामले में उसने भारत को गलत समझा था, क्योंकि उसी शाम साउथ ब्लॉक में एक मीटिंग बुलाई गई। कमरे में सिर्फ 4 लोग थे और स्क्रीन पर वही नाम चमक रहा था, आर्किटेक्ट। उस फाइल को देखते हुए अजीत डोभाल ने बस इतना कहा, अगर ये वही हैं जो हम सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब इस चैप्टर को क्लोज करने का टाइम आ गया है। और यहीं से शुरू हुआ वह साइलेंट ऑपरेशन, जिसकी बाहरी दुनिया के सामने कोई चर्चा नहीं हुई। साउथ ब्लॉक के उस कमरे में स्क्रीन पर चमकता हुआ वह नाम सिर्फ एक डेटा एंट्री नहीं था, बल्कि एक अधूरा हिसाब था। हालांकि दुनिया के लिए वह हमला अब इतिहास बन चुका था, लेकिन खुफिया फाइलों में वह आज भी ओपन चैप्टर के रूप में दर्ज था। लगभग 15 साल पहले जब भारत ने वह भयानक आतंकी हमला झेला था, तब इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने जो कुछ पाया वह सिर्फ सतह थी, क्योंकि हमले को अंजाम देने वाले चेहरों के पीछे एक और परत थी, प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स और इंटरनेशनल नेटवर्क का कवर। और उसी कवर के सेंटर में था आर्किटेक्ट। हालांकि उसने खुद कभी हथियार नहीं उठाया, लेकिन उसने ये तय किया कि हथियार कहां पहुंचेंगे। उसने खुद कभी ट्रिगर नहीं दबाया, लेकिन उसने तय किया कि किस वक्त ट्रिगर दबाया जाएगा। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसका नाम पहले भी कई बार सामने आया था, मगर उसके खिलाफ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिसे बाहर की दुनिया के सामने पेश किया जा सके। इसलिए वह हर बार बच निकला। इसी बीच उसने अपनी पहचान बदली, अपना सर्कल बदला और धीरे धीरे उसने अपनी मौत का झूठा रिकॉर्ड भी तैयार करवा लिया। उसे लगा कि एक मृत व्यक्ति को कोई ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन इंटेलिजेंस की दुनिया में मौत का सर्टिफिकेट अंत नहीं होता, बल्कि कभी कभी वह शुरुआत होता है। रॉ ने सीधे उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सीधा कदम अक्सर गलतियों की ओर ले जाता है, बल्कि उन्होंने उसके नेटवर्क को एनालाइज करना शुरू किया। फंडिंग चैनलों की रिवर्स ट्रैकिंग हुई, पुराने इंटरसेप्टेड कॉल्स को नए एल्गोरिथम से दोबारा मिलाया गया। जिन लोगों से वह वर्षों पहले जुड़ा था, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी गई। हालांकि कई बार यह सब बेकार लगता था, क्योंकि महीनों की मेहनत के बाद भी कुछ ठोस नहीं मिलता था। मगर डोभाल का सिद्धांत साफ था, धैर्य ही असली हथियार है। 2014 के बाद सुरक्षा नीति का स्वर बदला। यह बदलाव सार्वजनिक भाषणों में कम दिखा, लेकिन रणनीतिक बैठकों में ज्यादा महसूस हुआ, क्योंकि अब सोच यह थी कि अगर दुश्मन लंबी योजना बनाता है, तो जवाब भी लंबा ही होना चाहिए। इसलिए आर्किटेक्ट की फाइल को आर्काइव में नहीं भेजा गया, बल्कि हर 6 महीने में उसका रिव्यू होता रहा। कई बार ऐसा लगा कि वह शायद सच में मर चुका है, मगर 2018 में एक छोटा सा डिजिटल सिग्नल मिला। एक एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पर एक पुराना कॉन्टेक्स्ट सक्रिय हुआ और उसका लोकेशन डेटा एक ऐसे शहर से जुड़ा था जहां हाल ही में एक नया बिजनेस कंसल्टेंट आया था। नाम भले ही अलग था, लेकिन पैटर्न संदिग्ध था। हालांकि यह अभी भी सिर्फ एक संभावना ही थी, लेकिन एजेंसी ने ट्रैवल रिकॉर्ड्स, होटल लोग्स और वित्तीय लेन देन को जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे एक पैटर्न उभरने लगा। वह हर कुछ महीनों में एक ही शहर में आता, कुछ दिन रुकता और फिर गायब हो जाता। उसके पास सुरक्षा का कोई बड़ा इंतजाम नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि उसका अतीत दफन हो चुका है। लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था।
इसके बाद दिल्ली में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में जब यह पैटर्न रखा गया तो कमरे में कुछ देर सन्नाटा रहा, क्योंकि मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि मामला उस मैसेज का था जो गुप्त रूप से आतंकवाद की पूरी दुनिया को जाना था। डोभाल ने रिपोर्ट ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में कहा, हम हर बार प्रतिक्रिया देकर नहीं जीत सकते। कभी कभी हमें यह भी दिखाना पड़ता है कि हमारी याददाश्त बहुत मजबूत है। हालांकि उन्होंने किसी प्रत्यक्ष कार्रवाई का आदेश उसी वक्त नहीं दिया, लेकिन यह स्पष्ट था कि फाइल अब सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं रहेगी। यही से ऑपरेशन की फाइनल रूपरेखा बननी शुरू हुई, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन लॉन्ग मेमोरी, जिसका मकसद सिर्फ टारगेट को ढूंढना नहीं था, बल्कि यह भी कंफर्म करना था कि इस ऑपरेशन की वजह से कोई कूटनीतिक संकट ना खड़ा हो, क्योंकि सिर्फ एक गलत कदम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर परिणाम ला सकता था। इसीलिए तैयारी बेहद सावधानी से की गई। स्थानीय कानून, संभावित प्रतिक्रिया, मीडिया की भूमिका, हर पहलू पर विचार हुआ। हालांकि यह सब बाहर से अदृश्य था, लेकिन भीतर ही भीतर एक बेहद रिस्की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। और 2023 की शुरुआत में जब वो पासपोर्ट अलर्ट आया तो वो उस इन्वेस्टिगेशन की पहली सक्सेसफुल टिप साबित हुई, जिसमें चेहरा मैच हुआ, कनेक्शन जुड़ा और ट्रैवल पैटर्न ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि आर्किटेक्ट जिंदा है। लेकिन अब खेल बदल चुका था, क्योंकि इस बार लक्ष्य सिर्फ निगरानी नहीं था, बल्कि टारगेट को जड़ से खत्म करना था। और जब दिल्ली में उस रात इस ऑपरेशन को लेकर अंतिम बैठक हुई तो डोभाल ने उस मीटिंग में मौजूद खुफिया एजेंसियों के सभी अफसरों से साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि इस बार गलती या फिर चूक की किसी भी प्रकार से कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। 2023 की वह सर्द रात सिर्फ एक सामान्य रात नहीं थी, बल्कि भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए पिछले 15 सालों की प्रतीक्षा का अंतिम बिंदु थी। यूरोप के उस बंदरगाह शहर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, कैफे में हल्की रोशनी थी और एक होटल की लॉबी और रिसेप्शन पर भी बिल्कुल नॉर्मल हलचल थी। हालांकि उसी होटल की 10वीं मंजिल के रूम नंबर 407 में बैठा व्यक्ति यह नहीं जानता था कि उसकी सुरक्षित दुनिया बहुत पतली दीवारों पर टिकी है। उसने अपनी पहचान कई बार बदली थी, अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स तोड़ दिए थे और यहां तक कि अपनी कथित मौत का प्रमाण भी तैयार करवा लिया था। लेकिन वह एक चीज भूल गया था, नेटवर्क कभी पूरी तरह मरते नहीं, वे सिर्फ निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑपरेशन लॉन्ग मेमोरी का अंतिम चरण किसी फिल्मी अंदाज में शुरू नहीं हुआ, बल्कि कई दिनों तक सिर्फ शांत निगरानी चली। उसके होटल में आने और जाने के टाइम को नोट किया गया, स्टाफ की शिफ्ट बदलने के टाइम को भी मॉनिटर किया गया, सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट की पुष्टि की गई, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद को जन्म दे सकती थी और यही वह रेखा थी जिसे पार नहीं करना था। इसलिए हर कदम पूरी कैलकुलेशन के साथ सटीक तरह से रखा गया। हालांकि टारगेट के पास कोई निजी सुरक्षा नहीं थी, मगर उसका आत्मविश्वास ही उसका कवच था। उसे लगता था कि वह एक मृत व्यक्ति है जिसे कोई ढूंढने नहीं आएगा। उसने अपने कमरे में बैठकर देर रात तक लैपटॉप पर काम किया, कुछ एन्क्रिप्टेड मैसेज पढ़े और फिर खिड़की से बाहर बंदरगाह की रोशनी देखने लगा। लेकिन उस वक्त उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उसी समय उसके अतीत की परछाइयां उसके वर्तमान के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। ऑपरेशन के अंतिम क्षणों में कोई शोर नहीं होता, बल्कि एक अजीब सी खामोशी होती है और उसी खामोशी में वह घटना घटी जिसने 15 साल पुरानी फाइल को बंद कर दिया। अगली सुबह होटल स्टाफ को जब रूम नंबर 407 से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो मास्टर कार्ड से दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर दृश्य शांत था, कोई छेना झपट्टी के निशान नहीं, कोई टूटी हुई चीज नहीं। मेडिकल रिपोर्ट ने इसे सडन मेडिकल इमरजेंसी बताया। स्थानीय पुलिस ने रूटीन इन्वेस्टिगेशन की और मामला कुछ दिनों में ठंडा पड़ गया, क्योंकि बाहरी दुनिया के लिए बड़े बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। लेकिन उसी सुबह दिल्ली में साउथ ब्लॉक की एक इमारत में एक बेहद सीक्रेट और शॉर्ट मीटिंग हुई। रिपोर्ट टेबल पर रखी गई, चेहरे की अंतिम पुष्टि, डिजिटल सिग्नेचर की क्रॉस चेकिंग और नेटवर्क के बाकी सक्रिय नोड्स की स्थिति, सब कुछ स्पष्ट था। टारगेट निष्क्रिय हो चुका था और उससे भी महत्वपूर्ण, उसका नेटवर्क बिखर चुका था।
दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए जासूसी की दुनिया की ऐसी ही अनसुनी कहानियां आगे भी लाता रहूंगा।